हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, फिट हैं, खुश हैं, मजे में? आवाज आ रही है आपको मेरी? अगर आवाज आ रही है तो प्लीज ओके लिख के भेज दें। यू नो हाउ इट वर्क्स। वापस हम शुरू कर रहे हैं क्लासेस और फिर से हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम लेबर फोर्स पढ़ेंगे। लेबर फोर्स हम जहाँ तक पहुंच चुके थे वहां तक देखते हैं एंड देन विल मूव अहेड। ठीक है अनी, थैंक यू। शरियार थैंक यू। ओके, बहुत आला। ठीक है, ओके। एक मिनट देगा, मैं जरा सेटिंग कर लूँ, यहाँ पे स्क्रीन शो कर लेता हूँ आपको। ओके भाई, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे कि हम लेबर फोर्स पढ़ रहे थे, ये बेसिकली लास्ट टॉपिक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और फिर विल स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे हम माइक्रो देख रहे हैं और माइक्रो में हम लेबर मार्केट में, और लेबर मार्केट मैंने आपको थोड़ा सा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये हमारे पास मिड में भी आया था और आपने मिड में भी इसका अटेम्प्ट भी किया। तो खैर मैं जरा सा बहुत ही बेसिक सा एक रिव्यू दूंगा ताकि हम वापस बढ़े। जितनी भी मार्केट्स हैं पूरी दुनिया में, जितनी भी मार्केट्स हैं, तो ऑल मार्केट प्लेसेस वेयर बायर्स एंड कंज्यूमर्स कम टुगेदर टू परफॉर्म ट्रांजैक्शंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, उनको हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। ये हमें पता है, और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? देयर टू पार्ट्स व्हिच आर, वन द प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट से मुरा बेहतर वर्ड जो हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं वो होता है द कमोडिटी मार्केट। सही है ना? बिकॉज हम कमोडिटी देखते हैं, कमोडिटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इस कमोडिटी मार्केट के अंदर हमने पूरी अपने पिछले 3 महीने जाया किए हैं, जाया नहीं मतलब यूज किए हैं। और उसमें हमने बात की थी परफेक्ट कंपटीशन की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, हमने बात की थी ओलिगोपोली की, और हमने बात की थी मोनोपोली की। तो ये चारों जो थे कमोडिटी मार्केट की सारी कहानी थी ना, जिसमें इतने सारे हमने ग्राफ्स देखे, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, क्वांटिटी को कितना बना रहे हैं, आउटपुट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, वट ये सब हमने किया। ठीक है, however there exists another market which is the factor market। और इस फैक्टर मार्केट के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें नहीं पढ़ने, नहीं हमें पढ़ने हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट तरीके से, इतने तरीके से नहीं पढ़ेंगे जितना डिटेल में हम इसमें गए थे। हम यहाँ पे बहुत थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बहुत ही थोड़ा बहुत, मतलब एक दिन की क्लास होगी जिसमें फैक्टर मार्केट की जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो दिख जाएंगे आपको, जो कि होपफुली कल तक हो जाएगी। अच्छा, इस फैक्टर में फैक्टर का मतलब क्या होता है, कोई जल्दी बताएगा? When we talk about factors, कौन से फैक्टर्स हमारे पास? What do we mean by the factors? कौन से फैक्टर्स की बात हो रही है? चैट पे बोल दें, ऑडियो में बोल दें, जो आपको सही लगे, जल्दी से बता दें। फैक्टर्स क्या होते हैं जी? अलीजा, लेबर, लेबर, थैंक यू अनुषा। अच्छा, फैक्टर्स नॉर्मली तो चार होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इस वक्त वी आर कंसर्न विद, नहीं वेजेस नहीं, नहीं कहाँ जा रहे हो? हाँ, लैंड लेबर के फैक्टर प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है, लैंड लेबर का एंटरप्रेन्योर समीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इन फैक्टर्स में भी वी आर ओनली एंड ओनली कंसर्न विद द लेबर। ठीक है, बिकॉज जो बाकी सारे फैक्टर्स की मार्केट है वो अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आप आगे जाके पढ़ लेगा कभी पे। आपके सिलेबस में यहाँ पे सिर्फ लेबर मार्केट है। ठीक है, लेबर मार्केट के अंदर भी उसी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी तरह डिमांड सप्लाई, बहुत सारी चीजें। तो अभी के लिए हमने जो पढ़ा था उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। वी स्टार्टेड विद द डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, और डिमांड फॉर लेबर में हमने कहा कि दिस इज हाउ, ये हमने इस तरह स्टार्ट नहीं किया था बेसिकली, हम तो सिर्फ पीछे थे आई थिंक। ये था ना, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था। ये इतनी कहानी हम कर चुके हैं यार, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें। हम पूरा एमआरपी थ्योरी पढ़ चुके हैं, इसको देख लेगा रिकॉर्डेड लेक्चर में, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। एमआरपी जो हमने पढ़ा था बेसिकली, वो शुरू किया था हमने यहाँ से जी। एमआरपी थ्योरी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट थ्योरी हमने पूरी पढ़ी थी। हमने बोला था मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग द एडिशनल इन रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या? चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। चेंज नॉर्मली इंक्रीज होता है, चेंज मतलब डिक्रीज भी आ सकता है। चेंज इन द टोटल रेवेन्यू यू गेट व्हेन वन मोर लेबर इज हायर्ड। लेबर को हायर करने से फायदा क्या होगा? एमआरपी होगा। किसी भी लेबर को हायर करने से क्या फायदा होगा? क्यों हायर करेंगे आप लेबर? क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है? इट इज एडिंग समथिंग टू द रेवेन्यू। सही है ना? तो वो एमआरपी है, जो भी वो ऐड कर रहे हैं रेवेन्यू में, दैट इज एमआरपी। और एमआरपी के ऊपर हमने बहुत सारी कहानी पढ़ी, इसको देखा, इसको रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेगा आप फिर से। और एमआरपी घुमा फिर आके हमें पता चला कि भाई दिस इज द रेवेन्यू। ठीक है, और मैंने कहा एक बेसिक डिसीजन, अगर आप सोचें, अगर आप बोलेंगे, आपने भी कभी हायरिंग की है, आपने शायद किसी ने कहीं पे अपने अब्बा के ऑफिस में बैठ के देखो हायरिंग किस तरीके से होती है। वैसे तो पूरा प्रोसेस है ना जो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं,
इंटरव्यू मतलब पहले वो कॉल करेंगे, इंटरव्यू आएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन और फला फला फला, पूरा प्रोसेस जब हो जाएगा फिर फैसला भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन असल में अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हो क्या रहा है, दो ही चीजें हो रही हैं सिर्फ। यू थिंक दिस, यू कंपेयर दीज टू थिंग्स। लेकिन इकोनॉमिक्स में वी टेक रैशनल डिसीजन, and by rational decision we mean a lot of things, but basically we mean कि भाई we compare the cost and benefit, we always do the cost and benefit analysis। सही है, ये क्लास लेने की कॉस्ट क्या पड़ रही है मुझे, बेनिफिट क्या हो रहा है। अगर ये कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ रही है, बेनिफिट इतना नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट अ रैशनल डिसीजन, एटलीस्ट इन इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया। तो वी विल कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कॉस्ट और बेनिफिट को, तो दिस इज द बेनिफिट एंड दिस इज द कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, लेबर को हायर करने की वेजेस। हम कंपेयर करेंगे इन दो चीजों को, और इन दो चीजों में जो ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब कि एक बंदे को हायर करने से आई एम गेटिंग मोर इन रेवेन्यू लेस इन कॉस्ट, देन डेफिनेटली आई शुड हायर दैट पर्सन। However, अगर वो मेरे रेवेन्यू को सिर्फ 10,000 से बढ़ा रहा है, लेकिन मेरी वेजेस उसको मैं 30,000 दे रहा हूँ, तो मैं क्यों हायर करूंगा? डोंट हायर। मतलब एक बेसिक डिसीजन मेकिंग तो यही चल रही होगी ना, वी विल बी कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो ये हो गया, ठीक है। तो वी कंपेयर एमआरपी विद द वेजेस, which is the cost। एमआरपी इज द बेनिफिट ऑफ हायरिंग वन मोर लेबर, द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू इट इज ब्रिंगिंग। ठीक है, और उसके लिए हमने पूरा टेबल वेबल देखा था, सब कुछ किया था। ये टेबल ही बना हुआ है, इसी लेक्चर मिल जाएगा, देख लेना, इसको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हो गया रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल हमने की थी कि फॉर एग्जांपल व्हाट इफ द वेज इट इज 130। तो हमने अच्छा यहाँ पे कुछ अजम्पशंस भी की थी, और वो 130 पे मैं आता हूँ वापस। तो वो ये था, अजम्पशंस कहाँ लिखी थी हमने, अजम्पशंस अजम्पशंस, हाँ ये अजम्पशंस, ये बेसिकली these were the assumptions we undertake when we talk about the labor market। assumptions क्या है हम देख लेते हैं। assumptions of a perfectly competitive labor market, अधूरा लिखा था इस वर्ड को, अगर आपने कॉपी किया हुआ तो उसको पूरा कर दें। a perfectly competitive labor market। अच्छा, परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट जो एक बहुत बड़ा और भारी वर्ड है, इसको देखने से पहले लेट्स गो बैक टू दिस मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने देखे थे, कमोडिटी मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन होता था। कोई मुझे जल्दी से परफेक्ट कंपटीशन के बेसिक्स बता सकता है? परफेक्ट कंपटीशन आपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट भी किया, मेजॉरिटी ऑफ यू, नहीं मेजॉरिटी नहीं, एटलीस्ट सम ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड द परफेक्ट कंपटीशन वाला क्वेश्चन, तो यू शुड नो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन बाय नाउ। तो परफेक्ट कंपटीशन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स याद है आपको? व्हाट वर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द कमोडिटी मार्केट, जो हमने पढ़े थे? क्या होता था? चैट पे बता दें, ऑडियो बोलना आपकी मर्जी है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक डायनामिक्स ऑफ अ मार्केट दैट इज परफेक्टली कंपेटिटिव क्या होते थे? जल्दी से बताएगा, एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ, और लिख के भेज दे। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे आपने जो जवाब दिए बहुत आला, बहुत आला। इनमें से जो बेसिक है वो ये, होमोजेनस प्रोडक्ट, होमोजेनस गुड, बिल्कुल ठीक है। नो बैरियर्स टू एंट्री, न्यूमरस सेलर्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें मेनी बायर्स एंड सेलर्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर लेबर मार्केट में, व्हेन यू टॉक अबाउट लेबर मार्केट, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द लेबर मार्केट, व्हाट आर वी सेलिंग, व्हाट आर वी सेलिंग इन द लेबर मार्केट ना, बेच क्या रहे हैं हम? कमोडिटी मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है ना। हमने एग्रीकल्चर की बात की, स्टॉक की बात की, हमने तेल से लेके हमने जहाजों तक की बात कर ली, सब चीजें आ गई। लेबर आवर्स, एग्जैक्टली, द लेबर सर्विस, द लेबर आवर्स, वी आर सेलिंग द लेबर आवर्स। तो बेसिकली द प्रोडक्ट इज द लेबर, ठीक है। और सप्लाई कौन कर रहा है? लेबर खुद सप्लाई कर रहा है। डिमांड कौन कर रहा है? वहां पे कमोडिटी मार्केट में हम बात करते थे, तो डिमांड कौन करता था? कमोडिटी मार्केट में द डिमांड वाज बीइंग मेड बाय द कंज्यूमर्स। वी डिमांड आटा, दाल, चीनी, गाड़ियां, तेल एंड सो ऑन, ठीक है। however when you talk about a labor market, the sector market, यहाँ पे डिमांड कौन करता है? who demands labor? firms, exactly, firms demand labor, ठीक हो गया। अच्छा,
अब जहाँ जिस तरीके से कमोडिटी आपने परफेक्ट कंपटीशन की बातें बोली ना, न्यूमरस लेबर, होमोजेनस प्रोडक्ट, यही सारी चीजें यहाँ पे भी आएंगी जो हमने इतनी सारी कहानी लिखी थी मेहनत से. Imperfect competition in the labor market. No single firm or labor has the power to influence the market wage. वही बात है, जैसे हमने वहां कहा था कि there will be one price prevailing in the market. याद है ना, परफेक्ट कंपटीशन में हम डायग्राम बनाते थे प्राइस की, फिक्स होती थी. ठीक है, तो लेबर मार्केट में द प्राइस विल बी फिक्स्ड. अगर लेबर मार्केट परफेक्टली कंपेटिटिव है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ लेबर? जी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ लेबर? प्राइस ऑफ लेबर क्या होती है? व्हाट डू वी पे टू गेट लेबर? वेजेस, एग्जैक्टली. तो प्राइस ऑफ लेबर फिक्स है, तो उसकी हम प्राइस का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वेज का वर्ड यूज करेंगे. ठीक हो गया, वी विल बी यूजिंग वेजेस. वेजेस फिक्स है. ठीक है. सिमिलरली वहां हमने कहा था प्रोडक्ट होमोजेनस है, यहाँ प्रोडक्ट ही लेबर है, तो लेबर होमोजेनस है. लेबर इज होमोजेनस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर होमोजेनिटी, मतलब दोनों हम शक्ल तो नहीं होंगे, दो लेबर अगर होमोजेनस है तो ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर हाइट और फेस. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज़ we don't really care how do they look, और वो कितने अच्छे हैं, कितने नेक हैं, या कैसे दिखते हैं, हमें हमें फर्क नहीं पड़ता. इन इकोनॉमिक्स we don't really care. What we care about is only one thing. We care about only and only one thing in economics, that is productivity. आप प्रोड्यूस क्या करते हैं सर, आप ये बताएं. आप वैसे कैसे हैं, जितने भी अच्छे इंसान हैं, डजंट मैटर, व्हाट डू यू प्रोड्यूस, हाउ डू यू प्रोड्यूस. तो वो प्रोडक्टिविटी जो हम कह रहे हैं वो सिमिलर है. मतलब कि दो लेबर अगर हम हायर करें तो दे विल बी एग्जैक्टली द सेम, दे विल प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम थिंग. Labor are homogeneous. Why? Because we are assuming their skills are similar, their experience is similar, and so on. तो मतलब कि if we hire labor A और labor B, doesn't really matter कि इन दोनों में से किसी एक को हायर कर लें आप, फर्क नहीं पड़ता. Because both are homogeneous, both are exactly the same thing. थिंग तो बोलना थोड़ा बुरा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली बिजनेस में वो थिंग ही समझ रहे होते हैं, इंसान नहीं समझ रहे होते. बट खैर, मूविंग ऑन. और व्हेन वी से दे हैव द सेम थिंग, सो ऑब्वियसली you have to measure the productivity. MPPP important है, P for productivity, P for product. जब वो सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है, तो उनको और हमें वो मेजर करना है ना. ऑब्वियसली अगर हम बोलें कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम वी कैन नॉट ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कि हम क्या कर रहे हैं, तो क्या फायदा उस काम का. एटलीस्ट बिजनेस में हम ये देख सकते हैं. इकोनॉमिक्स में वी वांट टू ऑब्जेक्टिवली डिफाइन व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, and to objectively define what we are producing, we need to measure that. So we assume that we can measure the output. We are assuming here that the output we are producing can be measured quantitatively. उसको हम measure कर सकते हैं. We can count what we are getting by adding each and every labor. Quantitatively आप exactly define कर सकते हैं, भाई इस लेबर को हायर करने से आउटपुट में इतना इजाफा हुआ, which obviously is not the case in real life. जब इसको हम assumption बोलते हैं, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना. टीचिंग में फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, कॉलेज में अगर मैं बोलूं कि एक टीचर को आपने हायर कर लिया, तो क्या इजाफा हुआ, तो वो उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे थे, पहले भी पढ़ रहे थे, आउटपुट तो आपको खास इंक्रीज नहीं हुआ, यू डिड नॉट गेट एनी मोर एडमिशन फॉर एग्जांपल. बट so maybe you cannot objectively define and measure the quantity. हाँ, obviously वो business, हर business ये करता है कि then they do find certain measures to define the productivity and the output. अगर एक सुपरवाइजर आपने हायर किया जो आउटपुट में कोई इजाफा नहीं दे रहा, तो हाउ वुड वी नो कि उसको हायर करने से फायदा क्या हुआ. तो वी कैन नो ना, द बिजनेसमैन नो, उसको पता है कि यार अच्छा, पहले फॉर एग्जांपल इतना जो हमारा आउटपुट है वो लॉस हो रहा था, वो आउटपुट लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसने कंट्रोल किया हुआ है कि लेबर टाइम पे नहीं आता था, अब आ रहा है तो आउटपुट थोड़ा बढ़ रहा है. तो कोई ना कोई वो तरीका निकाल लेगा जिससे वो क्वांटिटेटिवली मेजर कर सके, और ये करते हैं. एवरी बिजनेस डज दिस. अल्लाह आपको आपका कारोबार दे तो आपको भी करना पड़ेगा कि यार मैं एक जो लेबर में हायर कर रहा हूँ वो क्या बना रहा है. और ये सबसे बड़े, देखिए, व्हाई आर वी सो फोकस्ड ऑन लेबर. अगर आप देखें ना, बिजनेस स्टडीज में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ थिंग ना. और थिंग क्या मतलब, ये पूरी साइंस है ना. लोग इसमें मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, पढ़ते हैं इसको, बिकॉज लेबर को मैनेज करना इज द नंबर वन वे टू अचीव अ सक्सेसफुल बिजनेस. अगर आप लेबर आप मैनेज नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि क्योंकि लेबर ही सारा गेम है ना, लेबर ही सब कुछ प्रोड्यूस करेगा, आप खुद तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे जाके, वरना बिजनेस करेंगे ना, जॉब कर लेते.
है ना। तो आप तो लेबर को मैनेज करना है, उस लेबर को मैनेज करने के लिए पूरी लेबर मार्केट समझना जरूरी है। अच्छा, हम इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रहे हैं हम ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स के एंगल से पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट द होल इकोनॉमी एज सच। तो हम पूरी इकोनॉमी को देख रहे हैं, तो लेबर की सारी कहानी हम देख रहे होंगे। अगर आप बिजनेस में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो यू वुड बी मोर कंसर्न कि उसको मोटिवेट कैसे करें, उसको हायर कैसे करें, उसको ट्रेन कैसे करें और बाकी सारी चीजें। खैर, वी आर टॉकिंग अबाउट द assumptions we take for a perfectly competitive labor market, which are basically the same as the assumptions for the perfect competition in the commodity market. बस हमने प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया लेबर से, ठीक हो गया। और तो दिस इज इट। अच्छा, उसके अलावा तो यहाँ पे हमने कहा था कि वेज फिक्स होगी, वेज फिक्स को मैं यहाँ कर देता हूँ। बेसिकली दिस वेज विल बी फिक्स, वहाँ प्राइस फिक्स थी, लेबर होमोजेनस है एंड सो ऑन। एमपी ऑफ द ऑल लेबर कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। परफेक्ट नॉलेज, वही सारी बातें जो हमने की थी। ट्रेड यूनियंस हैव नो पावर, ऑब्वियसली देयर इज नो पावर, जो कि लेबर परफेक्ट कंपटीशन का बेसिस ही यही है, किसी के पास कोई पावर नहीं है, नो वन कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। सही है ना। जैसे हमने इसकी बेस्ट एग्जांपल जो देखी थी वो स्टॉक मार्केट थी या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थी। नो ब्रोकर, हाउ नो मैटर हाउ मेनी शेयर्स ही हैज, कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑन हिज ओन। इट हैज टू ओबे द मार्केट डिमांड सप्लाई, ठीक हो गया। देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, और मोबिलिटी को हमने फर्दर डिफाइन किया था। वी टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल मोबिलिटी एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। बाय ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब द एबिलिटी टू मूव अराउंड, how can you move around. When we talk about mobility, we are talking about two types of mobility: geographical mobility and occupational mobility. Geographical mobility का मतलब ये है कि यार अगर एक लेबर कराची में काम कर रहा है, उसको उठा के आपने पिंडी भेज दिया, पिंडी में काम करो, वो कर सकता है तो ठीक है। दूसरा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कि एक कल तक वो डॉक्टर था, उसको बोला इंजीनियर बन जाओ। नहीं हो सकता ना, लेकिन वी अज्यूम, सही है ना, असम्पशंस का ये ताल्लुक है कि वी कैन अज्यूम एवरीथिंग, सही है ना। और ये इतनी अच्छी चीज है असम्पशन कि आप अज्यूम कर सकते हैं आप खुश हैं, आप खुश खुशी खुशी जिंदगी गुजार लें। वी कैन अज्यूम सम थिंग्स, सही है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद दिस इज बेसिकली द डायग्राम यू विल गेट। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, उसके लिए एक एक बेसिक नॉलेज जरूरी है कि एमआरपी क्या है। ये एमआरपी जो है वो ये है, ये पूरी कहानी समझाई थी। ये जो गंदा सा ग्राफ है, ये जो डॉट्स हैं, ये इसी बता रहे हैं पहले से क्या होगा, दूसरे से क्या होगा, थर्ड से क्या होगा, फोर्थ से क्या होगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी अगर आप पुराने लेक्चर फिर से देख लें। लेकिन मैं आपको एक आखिरी जो इसका कंक्लूजन था वो ये था, वो मैं दिखा देता हूँ। वो ये कंक्लूजन था कि भाई दिस एमआरपी कर्व जो कि यू बनता है एमआरपी, और यहाँ पे जो हम क्वांटिटी ऑफ लेबर लिखते हैं और यहाँ पे हम वेजेस लिखते हैं, तो दिस एमआरपी कर्व इज नथिंग बट द डिमांड फॉर लेबर। नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट हम देखते हैं, लेकिन आप पूरा भी बना दे तो खैर है, ठीक है। तो एमआरपी इज द डिमांड फॉर लेबर। और वो क्यों है उसके लिए आपको पुराना लेक्चर देखना होगा, अब मैं उसमें दोबारा नहीं जा सकता वरना पूरा टाइम इसी में लग जाएगा। तो कमिंग बैक टू दिस, अगर मैं डिमांड, और यू कैन से दिस इज द सप्लाई ऑफ लेबर, द सप्लाई ऑफ लेबर इज फिक्स्ड। जिस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन में demand was fixed at a particular price, yeah, supply is fixed at a particular price, because the labor is homogeneous, they are willing to work as much as they can at this particular wage. So this MRP और wage rate का जो ग्राफ है, इसकी intersection is basically the intersection of demand and supply, which will lead to the equilibrium quantity of labor in the labor market, which is perfectly competitive, by the way. बोलना नहीं है, perfectly competitive labor market की discussion हो रही है, and the wage rate, which is a perfectly competitive wage rate, ठीक हो गया। तो ये बेसिक कहानी है। अभी तक मैंने परफेक्ट कंपटीशन का पढ़ा, जैसा मैंने बताया था कि जैसे तरह के मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे है वहां पे भी है। तो इसमें दो केस और रह गए मार्केट स्ट्रक्चर्स के, लेकिन मैंने बोला कि वो मैं एक क्लास में कवर कर लूंगा, तो वो कल की क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली, या परसों की, ठीक है। लेकिन अभी तक यहाँ तो परफेक्ट कंपटीशन वाले केस सारे समझ में आ गए, तो एक ओके लिख के भेज दे। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो प्लीज पूछ ले। और जो लोग अभी भी आए हैं, अरीबा इमरान, आप अभी भी आई हैं, शामिर तुम तो थे आई थिंक पहले से, मनाइल ठीक है, हसन बेग आवाज़ आ रही है, समझ में आ रहा है, हबीबा थैंक यू फॉर कमिंग, कैसी हैं, ठीक हैं, समझ में आ रहा है, अरीबा, अनुषा, अलिशबा, अलिशबा 1-on-1 सेशन मिस कर दिया आपने, ठीक है। अरीज ओके, तुम्हें कोई काम दिया था, चल रहा है वो काम, नहीं चल रहा। बाकी लोगों की 1-on-1 सेशन होपफुली नेक्स्ट वीक पे जाएंगे, और उससे बीच में बिल्कुल टाइम नहीं है, संडे तक ही जाएंगे, और कोई हो नहीं पाएगा, लेकिन इंशाल्लाह होंगे जरूर, वो हम करेंगे। और जी
जिन लोगों का ओके नहीं आ रहा, शामिर आ गया ओके? शामिर नहीं आया यार, क्या वो समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, सुन नहीं रहे, लेटे हुए हो, सो रहे हो? जी रिजवा ओके, ठीक है, ओके देन मूविंग ऑन। अगर हमें ये परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट कुछ हद तक समझ में आ गई है, देन वी कैन मूव अहेड एंड देन वी टॉक अबाउट डिमांड की फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर लेबर। मैं जरा सा एक इसमें एक चीज बता दूं, फिर विल गो अहेड। मैं ये बता चुका हूँ, मुझे पता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एमआरपी होती है डिमांड फॉर लेबर, ठीक है? और एमआरपी का जो फॉर्मूला हमने बनाया था, दैट इज बेसिकली इक्वल टू एमपी टाइम्स प्राइस। तो हम ये कह सकते हैं, जब भी एमपी और प्राइस चेंज होगी, डिमांड फॉर लेबर चेंज होगी, और एमपी एंड प्राइस के चेंज की वजह से एमआरपी चेंज होगा, विच इज द डिमांड फॉर लेबर ना। तो देयर आर टू ब्रॉड फैक्टर्स दैट अफेक्ट, ये ब्रॉड फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर लेबर, विच आर एमपी एंड प्राइस, ठीक है? और इसमें आप बेसिकली देख सकते हैं फर्दर रीजंस। एमपी क्यों चेंज होगा, व्हाट चेंजेस प्रोडक्टिविटी? तो आप कह सकते हैं ट्रेनिंग हो गई, नॉर्मली ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो सही ना, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लिया आपने थोड़ा बहुत, तो वो जनरली आउटपुट को इफेक्ट करता है, ठीक है? प्राइस के लिए तो आपको पता है यार, बेशुमार रीजन है, डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई जब भी चेंज होगी, प्राइस चेंज होगी, ठीक है? डिमांड सप्लाई किसकी बात रही है? कमोडिटी मार्केट, बिकॉज दिस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नॉट लेबर। लेबर की प्राइस तो वेज है, ठीक है? तो डिमांड सप्लाई लेबर की बात नहीं हो रही है, डिमांड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी मार्केट जब भी चेंज होगी, उसके बेशुमार रीजन है, द प्राइस ऑफ द आउटपुट विल चेंज, ठीक हो गया? तो ये मैंने लिखे हुए भी हैं साइड पे, इनको आप और पढ़ सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा एक रीजन जो और होता है, वो होता है द कॉस्ट ऑफ सब्सिट्यूट। जनरली सब्सिट्यूट क्या होते हैं? लेबर का सब्सिट्यूट क्या है? व्हाट इज द सब्सिट्यूट फॉर लेबर? जी सब्सिट्यूट फॉर लेबर, कैपिटल मशीन्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है हसन, मशीन सही है। कैपिटल, हाँ हमारे लिए कैपिटल, बिल्कुल ठीक है, कैपिटल इज द सब्सिट्यूट फॉर लेबर, तो उसको हम सब्सिट्यूट के ब्रैकेट में कैपिटल लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि यार द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम होगी, तो लेबर की डिमांड के साथ क्या होगा? द डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज और डिक्रीज? जी डिक्रीज, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज पीपल विल मूव, बिजनेस विल मूव टुवर्ड्स कैपिटल थोड़ा बहुत, तो लेबर कम यूज करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, एटलीस्ट यहाँ तक रुक जाते हैं, डिमांड फॉर लेबर विल फॉल बिकॉज ऑफ दिस। तो ये बेसिक रीजंस हैं दैट अफेक्ट दैट डिमांड फॉर लेबर, उसको आप पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं और ब्रॉडली एक्सप्लेन्ड है, ठीक है? और वट एवर विल चेंज डिमांड सप्लाई विल अफेक्ट द प्राइस एंड विल इवेंचुअली इफेक्ट डिमांड फॉर लेबर, ठीक है? जिस तरह हमने बोला था, फर्नीचर की प्राइस जब भी चेंज होगी, कारपेंटर की डिमांड चेंज होगी, फर्नीचर की प्राइस बढ़ रही है, तो वी नीड, तो उसकी मतलब और बढ़ रहा होगा, फर्नीचर की डिमांड बढ़ेगी, तो फर्नीचर की प्राइस बढ़ेगी, टू प्रोड्यूस मोर फर्नीचर यू नीड मोर कारपेंटर्स, उनकी डिमांड बढ़ेगी, इवेंचुअली उनकी वेजेस ऊपर जाएंगी। तो ये था बेसिकली। अच्छा ये तो कुछ और है, ये हम बीच में आ गए थे आई थिंक किसी सवाल के, खैर ये हाँ, फिर हमने कंटिन्यू किया था लेबर मार्केट, यू आर टेक टॉकिंग फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इस पे मैं सारी बातें कर चुका हूँ पहले भी। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर, उस पर हमने बहुत बातें की थी, और हमने लॉजिक समझी थी पूरी कि इलास्टिक कब होगा, इन इलास्टिक कब होगा। लॉजिक पे मैं बाद में जाऊंगा, बस इस तरफ देख लेता हूँ आपको याद है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ लेबर इंटेंसिव बिजनेस, आई एम अ लेबर इंटेंसिव फर्म। अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है मेरी, पहले तो लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, आई नो कि आप लोगों को अंदाजा है। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब यूजिंग अ लॉट ऑफ लेबर कंपेयर टू अदर फैक्टर्स, कंपेयर टू कैपिटल, माय कंसंट्रेशन, माय प्रोडक्शन इज कंसंट्रेटेड विद लेबर, प्रोडक्शन इज कंसंट्रेटेड विद लेबर, अ लॉट ऑफ लेबर इज बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है, कंपेयर टू कैपिटल। तो माय आउटपुट, माय प्रोडक्शन इज लेबर इंटेंसिव, इस वक्त माय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर कैसी होगी, इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी? व्हाट डू यू थिंक? इफ आई एम अ लेबर इंटेंसिव बिजनेस, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर कैसी होगी?
इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? कैन क्यों होगी इलास्टिक भाई? और किसी और को कोई जवाब याद है? अनुषा करेंगे इलास्टिक, सही है। तो वी हैव नाउ हैव two आंसर्स। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई इलास्टिक और व्हाई इनइलास्टिक? चलो लेट्स स्टार्ट विद डिफाइनिंग व्हाट इज इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, व्हिच ऑब्वियसली यू ऑल नो बिकॉज़ आप इकोनॉमिक्स में जीते हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत बेसिक याद है ना कि इलास्टिक का मतलब क्या था? कोई बता सकता है कि व्हाट डू वी मीन इफ वी से कि डिमांड फॉर लेबर इज इलास्टिक? बस इतना बता दो मुझे। अभी सब्स्टिट्यूट को छोड़े आप। नहीं नहीं अनुषा, इसके छोड़ दें। डोंट गो इन द रीजनिंग, पहले मेरा मेरा जवाब दे सवाल का। व्हाट डू वी mean when we say that the demand for our labor is elastic? What do you mean by that? What do इस स्टेटमेंट को समझा दें आप। डिमांड फॉर माय लेबर इज इलास्टिक, मैं ये बोल रहा हूँ, तो मेरा मतलब क्या? कोई ऑडियो में समझाना चाह रहा है ऑडियो में बोल दे, कोई लिखना चाह रहा है लिख दे, बस ये समझा दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये समझ में आ गया तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जवाब क्या है। When we say that the demand for my labor is elastic or inelastic for that matter, तो what do we mean by that? Exactly what do we mean by that? जी फॉर्म कैन सब्स्टिट्यूट, नहीं 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 फ्रॉम द डोमिनेंट नहीं। समीर क्या बोल रहे हो? सब्स्टिट्यूशन से तो मतलब लेबर ज्यादा, ये अलीजा ने जवाब दे दिया पूरा जी। लेबर ज्यादा है तो if wage increases with small proportion the demand for labor decreases by higher proportion। अच्छा लेबर ज्यादा है को काट दें, ठीक है, और सिर्फ इससे पढ़े। सही लिखा है अलीजा ने, क्योंकि मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से द डिमांड फॉर लेबर इज इलास्टिक। उसका मतलब समझे ना, इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर का मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कमोडिटी मार्केट इन आर एएस, और हम बोलते थे कि यार प्राइस इलास्टिक डिमांड है, जब हम बोलते प्राइस इलास्टिक का मतलब क्या था, जरा उसको देखिए फिर आपको याद आ जाएगा। प्राइस इलास्टिक का बेसिकली मतलब सिर्फ इतना सा था कि प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, ये मतलब था और कोई मतलब नहीं था। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, लेबर ज्यादा है, डजंट मैटर, मतलब सिर्फ इतना सा था। प्राइस इलास्टिक का मतलब सिर्फ ये था प्राइस में थोड़ा चेंज, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज, बहुत रिस्पॉन्सिव है क्वांटिटी। प्राइस इनइलास्टिक का ऑन द अदर हैंड क्या मतलब था? प्राइस इनइलास्टिक का मतलब था प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज, क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज, ये मतलब था ना, बस और कोई मतलब नहीं था। फिर उसके हम रीजनिंग में गए और लॉजिक में गए, वो तो एक अलग कहानी है। बट व्हेन वी से कि इसका मतलब क्या, व्हाट डू वी मीन बाय प्राइस इलास्टिक डिमांड, तो वी जस्ट मीन दिस, ठीक है। और व्हाट डू वी मीन बाय प्राइस इनइलास्टिक डिमांड, तो हम ये मतलब था हमारा कि वो प्राइस में बहुत चेंज आएगा, क्वांटिटी विल नॉट रिस्पॉन्ड अलॉट, क्वांटिटी में जो चेंज है वो इतना इलास्टिक नहीं होगा, ठीक है, ये मतलब था। तो व्हेन वी से कि भाई लेबर की डिमांड इलास्टिक है, तो उसका मतलब क्या है जो अलीजा ने लिखा है, ये मतलब है। अगर हम इफ से पढ़ना शुरू करें, इफ वेज रेट इंक्रीजेस विद अ स्मॉल प्रोपोर्शन देन द डिमांड फॉर लेबर डिक्रीजेस बाय अ हायर रेट। वो ये बोलना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो तो वेज है ना, तो लेबर की डिमांड इलास्टिक होने का मतलब सिंपली ये होगा, इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अगर वेजेस जो है वो थोड़ी सी भी बढ़ गई, तो द डिमांड फॉर लेबर, द क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर बेसिकली विल डिक्रीज अ लॉट, ये मतलब है और कोई मतलब नहीं है। सही है ना, दिस मेक सेंस। सिमिलरली इन इलास्टिक डिमांड फॉर लेबर का मतलब क्या, कि वेजेस को आप बहुत ज्यादा भी बढ़ गई
then the quantity will decrease but not by a lot, थोड़ी सी कम होगी बस। तो आप कह सकते हैं इलास्टिक का मतलब रिस्पॉन्सिव बहुत ज्यादा है, इन इलास्टिक का मतलब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये तो होगी आपका एएस का रिवीजन। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल था कि लेबर इंटेंसिव आउटपुट है मेरा, प्रोडक्शन मेथड इज लेबर इंटेंसिव। ठीक है, अब लेबर इंटेंसिव है और अब वेज बढ़ गई है। सोचें इस तरीके से, बिकॉज आपको यहाँ पे पहुंचना है ना, अब आपको ये सोच के यहाँ पे पहुंचना है वापस। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ वेज जरा सी बढ़ गई है। पहले तो मुझे ये बताएं, चलें इलास्टिक को भी छोड़ें, इसको और आसान कर देते हैं, आसान नहीं समझने के लिए। अगर आप डिमांड फॉर लेबर को देखें, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, इट वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस ऑफ लेबर इज वेज, तो वेज लिखेंगे यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ लेबर यहाँ आ गई। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, जरा इसको और सोचें। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये था कि भाई फॉर एनी पर्टिकुलर वेज, ये क्वांटिटी है, वेज जरा सी बढ़ेगी, द क्वांटिटी विल फॉल। ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब, नेगेटिव रिलेशनशिप है। फॉल क्यों होगी, पहले ये सिर्फ मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दे कि व्हाई इज द डिमांड फॉर लेबर डाउनवर्ड स्लोपिंग, या इसी का एक और सवाल कि व्हाई डज द क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर फॉल्स एज वेज इंक्रीजेस। इसका जवाब दे दे, छोड़े लेबर इंटेंसिव क्या होता है, छोड़े इलास्टिक क्या होता है, बस इसका जवाब दे दें। वेजेस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ लेबर कम क्यों होती है, ये बता दें बस। जी, वेजेस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ लेबर कम क्यों होती है, जल्दी से बता दें। कॉस्ट राइज हो जाती है, एग्जैक्टली समीर, बिल्कुल। फॉर राइज इन लेबर प्राइस डिमांड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि द वेज ऑफ लेबर, लेबर के लिए फायदा है वेजेस, बिजनेस के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नुकसान है। द कॉस्ट ऑफ hiring labor, if the cost of hiring labor is increasing, obviously we want to decrease the cost, तो हम थोड़ा कम लेबर हायर करेंगे ना। ये होगा ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, हम मजबूर हो जाएंगे कम लेबर हायर करने पे, बिकॉज हमें कॉस्ट कम करनी है। तो ये लॉजिक है ना इसके पीछे। ठीक है, अब सवाल ये है कितना कम करेंगे भाई, कितना कम करेंगे, कम तो करेंगे ठीक है, बट वेजेस आर राइजिंग, क्वांटिटी में कितना फॉल आएगा, क्वांटिटी में कितना फॉल आएगा, वुड डिपेंड कि आपका आउटपुट बनता किस तरीके से। अगर आपका आउटपुट लेबर इंटेंसिव तरीके से बनता है तो क्या होगा, ये होगा कि भाई थोड़ा सा भी वेज का इंक्रीज विल मीन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। बिकॉज मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो वेज है, दिस डब्ल्यू, इस वेज का मतलब, इस डब्ल्यू का मतलब है वेज रेट, डब्ल्यू का मतलब है वेज रेट। और वेज रेट का मतलब क्या होता है, वेज रेट का मतलब होता है द वेज पर आवर, what are you paying the labor for each hour, if this is increasing, हर घंटे का रेट बढ़ गया है हर लेबर के लिए, और आपके पास हजारों लेबर हैं, और क्योंकि आप लेबर इंटेंसिव आउटपुट बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इवेंचुअली जो क्वांटिटी में डिक्रीज आएगा वो कितना आएगा, थोड़ा या ज्यादा, ना ज्यादा ना कम, कितना ज्यादा आएगा या कम आएगा। वेजेस बढ़ने से अगर आप लेबर इंटेंसिव आउटपुट थे, कॉस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड में कम कैसे, डिक्रीज कैसे आएगा, ड्रास्टिक फॉल आएगा, बड़ा ज्यादा डिक्रीज आएगा, कम डिक्रीज आएगा, कैसे डिक्रीज आएगा, ज्यादा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यू आर लेबर इंटेंसिव प्रोड्यूसर, क्वांटिटी डिमांड विल फॉल बाय अ लॉट। ठीक हो गया, क्वांटिटी डिक्रीज हो चुकी है। अब तो इसका क्या मतलब है, इलास्टिक या इलास्टिक, ये भाई आ गई ना, वेजेस बढ़ने से क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिर रही है, व्हाट वुड दिस बी, लेबर इंटेंसिव का मतलब इलास्टिक, डिमांड वुड बी इलास्टिक ना। A little bit change in wages, a little bit change in wages will lead to a lot of change in your cost, so you'll have to decrease the output, oh so you'll have to decrease the quantity of labor hired। कोई मसला इस चीज में आप बता दे, कोई क्लियर है यहाँ तक, तो ओके लिख के भेजना प्लीज, कोई कंफ्यूजन है पूछना।
ठीक है, थैंक यू। बाकी लोग जो जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे यार? समझ में नहीं आया, पूछ लो, समझ में नहीं आया क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दो। राबियान, थैंक यू फॉर कमिंग। समीर, समीर तुम तो जवाब दे रहे हो, ठीक है। शामिर, हसन, हानिया सही है, हानिया ठीक है। अलिशबा, तंजीला जा चुकी हैं, समझ नहीं आ रहा उनके कुछ, ठीक है, ओके। क्या सीन है यार? हरीज, ओके, ठीक है। बाकी सब लोग सो चुके हैं और जो लोग अभी तक जाग रहे हैं वो सुन लें, क्योंकि सुनना इम्पोर्टेंट है और कोई तरीका है नहीं हमारे पास, तो हम यही करते रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे बता दे कि what if we were a capital intensive producer, if the output we produce was produced using a lot of capital, तो हमारी डिमांड फॉर लेबर क्या होगी, इलास्टिक या इनइलास्टिक? बस ये जवाब दे दे, वन वर्ड आंसर। डिमांड फॉर लेबर वुड बी इलास्टिक और इनइलास्टिक? क्या समझ में आया तुम लोगों को? मारू और समीर ओके लिख के भी भेज रहे हो। अभी हमने लेबर इंटेंसिव पे बोला यार कि इलास्टिक होगी, यार कैसी बातें कर रहे हो? क्यों बोल रहे हो इलास्टिक? क्यों इलास्टिक होगी भाई? इलास्टिक होगी, अभी तो समझाया इतना लंबा। अभी तो हमने ये कहा ना, लेबर इंटेंसिव पे अगर जरा सा भी वेजेस बढ़ गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फॉल आएगा, ठीक है। हाउएवर कैपिटल इंटेंसिव है अगर, तो वेजेस के बढ़ने की वजह से क्या होगा? वेजेस बहुत ज्यादा ही बढ़ गई तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज बाय लॉट, तो आप लेबर को फारिग नहीं करेंगे, क्वांटिटी ऑफ लेबर विल डिक्रीज, सही है, वी आर एग्रीइंग कि थोड़ा बहुत डिक्रीज आएगा, खास डिक्रीज नहीं आएगा, इट वुड बी इन इलास्टिक। डज इट मेक सेंस? बात समझ में आ रही है? ठीक है, मारू, हानिया, ओके। समीर, जिन लोगों ने गलत जवाब दिया, समीर और मारू, ओके सही है। तो बेसिकली ये दो रीजन है जिसमें इलास्टिसिटी की बात कर सकते हैं। और ये जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का वर्ड यूज करी थी अनुषा शुरू में, उसको देख लें, वो ये है। और सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, इतना बड़ा जो वर्ड है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ये इसका मतलब क्या? इट बेसिकली मीन्स द एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या था कि कैन वी रिप्लेस, हाउ इजीली कैन वी रिप्लेस हाउ इजीली कैन वी रिप्लेस आवर लेबर विद कैपिटल? इफ वी कैन डू दिस इजीली तो कोई टेंशन की बात नहीं, सब ठीक है, बस सब खुश हैं। इफ वी कैन रिप्लेस लेबर विद कैपिटल आराम से, तो कोई कुछ नहीं है वैसे। क्योंकि आराम से अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो हम कर देंगे। वेज जरा सी बढ़ेगी, हम बोलेंगे बाहर निकले यार, मशीन को अंदर लाएं। बात समझ में आ रही है? अगर अगर आप रिप्लेसेबल हैं तो वेजेस बढ़ने की वजह से आपको बहुत नुकसान होगा। नहीं मतलब, क्योंकि इसलिए नुकसान होगा बिकॉज द बिजनेसमैन डज नॉट केयर कि आउटपुट बन कैसे रहा है, कैपिटल यूज हो रहा है या लेबर यूज हो रहा है, दे डोंट केयर। व्हाट दे केयर अबाउट, इज कि कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है। तो अगर वो रिप्लेसेबल है तो वेजेस बढ़ने की वजह से इवेंचुअली द डिमांड फॉर लेबर विल फॉल एंड द डिमांड फॉर कैपिटल विल राइज, ठीक हो गया, दिस विल हैपन। और तो अगर मुझे बोले कि अगर सब्स्टिट्यूटेबल हैं, उसको मैं लिख भी दिया था, हायर द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हायर वुड बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दिस इज बेसिकली इट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और देन वी टॉक्ड अबाउट सप्लाई फॉर लेबर।
और हमने सप्लाई फॉर लेबर के और वहाँ फैक्टर से केस को कर लेते हैं पूरा, ताकि हम जितना कर चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर लें और फिर हम आगे बढ़ें। 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक है, सुकून से आप सो सकते हैं 5 मिनट और, ताकि हम जो नहीं 4 मिनट का, जो आखिरी 10 मिनट है हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ताकि हम बेसिकली जो रह गया काम वो कर लें, जिसमें इंडिविजुअल सप्लायर वगैरह वगैरह। तो 3-4 मिनट का ब्रेक है, हम शुरू करने पर। अस्सलाम वालेकुम। ओके, नहीं 2 मिनट ही हुआ अभी तक वापस भी आ गया। ठीक है, चलो 2 मिनट और रेस्ट कर लो तुम लोग। ये चलो अभी पढ़ ही लेते हैं, ताकि खत्म करें इसको 5 मिनट 7 मिनट के अंदर। तो अगले आखिरी जो 5 मिनट है वो रेस्ट कर लेंगे। कहीं चले गए हो तो वापस आ जाओ और इसको देख लो, क्योंकि हम बेसिकली सप्लाई ऑफ लेबर पढ़ना चाह रहे हैं। सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। सप्लाई ऑफ लेबर भी हम आज खत्म कर देंगे, ताकि हम आगे कल और परसों या कल ही हम इस पूरे टॉपिक को वाइंड अप कर सकें। कल शायद ना कर पाए तो परसों तो कर ही देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दिस इज बेसिकली इट। सप्लाई फॉर लेबर इज द नंबर ऑफ आवर्स, द लेबर आवर्स। The supply of labor is the number of hours labor are willing and able to work. मैंने आपको बात की थी कि when we talk about labors, देखें वैसे तो इंसानों को इंसानों की तरह देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन आमतौर पर बिजनेस में ऐसा होता नहीं है। हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि आप कर क्या रहे हैं ना, आपका आउटपुट देख रहे होते हैं, और उसको और स्पेसिफाई करते हैं ना वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, तो वो बेसिकली देख रहे होते हैं व्हाट आर द नंबर ऑफ आवर यू आर पुटिंग इन। ठीक है, उनको आपको मैंने बताया था अर्ली वेजेस होती हैं उनकी, वीकली मिलती हैं। ठीक है, और दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सही है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द सप्लाई ऑफ लेबर इन, व्हाट इज, अगर मैं अपनी बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर की बात करूँ, तो मैं अगर सोचूंगा ना कि यार मेरी सप्लाई कितनी है, तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ मेनी आवर्स आई एम विलिंग टू पुट इन, कितने घंटे मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ लेबर आई एम विलिंग एंड एबल, एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम अज्यूमिंग कि एबिलिटी है जब भी हम काम कर रहे हैं, तो हाउ मेनी आवर्स आर वी विलिंग टू पुट इन, विलिंग टू वर्क। ठीक है, दिस इज योर सप्लाई ऑफ लेबर।
When we talk about an individual supply of labor, तो इसका कर्व बड़ा मजे का बनता है। मजे का से मुराद है कि वो थोड़ा डिफरेंट सा बनता है। इसको हम कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। अगर मैंने पिछली बार इसका नाम नहीं लिखा था, दिस इज बैकवर्ड, यहाँ बिल्ली आ गई है, और जबकि मैं स्कूल के अंदर बैठा हूँ, लाइब्रेरी के अंदर, कॉलेज में नहीं स्कूल में उनके, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ओके, बिल्ली को उठा सकती हैं आप प्लीज? हाँ जी, ओके ठीक है, ये रही, ओके, ये मैं नहीं कर रहा, आज जाओ यार, सही है, ओके। अच्छा, अब इस बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व को हम देखेंगे, समझेंगे, हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं जरा सा आपको रिवाइज करा दूं 2-4 मिनट के अंदर, ये होता क्या है, एंड देन विल बी डन विद द सप्लाई। तो बेसिकली होता ये है कि यार ये जो आपका टाइम है, टोटल टाइम आपके दिन में जितने भी घंटे हैं, 24 घंटे, वो आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बिजनेस सेंस में। We can divide our total time in either working hours or leisure hours. ओके, तो ठीक है, तो वर्किंग आवर लेजर से मुराद क्या है? या तो हम काम कर रहे हैं, मैं बता रहा ये सब बिजनेस सेंस में बात हो रही है, इकोनॉमिक सेंस से बात हो रही है, या तो हम कुछ काम कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे। तो जब हम काम नहीं कर रहे ना, तो विल से के लेजर आवर्स हैं, वो आप चाहे बैठ के फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, या आप एक्चुअल में कोई पार्टी करने बाहर गए में घूमने फिरने, वो कुछ भी कर रहे हैं आप, तो वो आपका लेजर आवर काउंट होगा। चाहे आप सो रहे हैं इवन, वो भी लेजर आवर है, ठीक है, बिकॉज टोटल टाइम को हम डिफाइन करें 24 आवर्स में, जिसको हम डिवाइड करेंगे बिटवीन वर्किंग आवर्स एंड लेजर आवर्स। यू वुड नो कि यार आपके इस 24 घंटे जो आज आप गुजारेंगे, या कल आपने जो 24 घंटे गुजारे थे, अगर जरा सा आंखें बंद करके सोचें कि उस दिन आपने क्या किया, तो यू कैन बेसिकली डिवाइड जो टोटल 24 आवर्स, किसमें लेजर आवर्स कितने थे और वर्किंग आवर्स कितने थे, ठीक है। अब जनरली वी से कि व्हेनेवर द वेज रेट इंक्रीजेस, अच्छा उससे पहले हमने ये बड़ी अच्छी बात की थी, और मैं उसको रिपीट करूंगा कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर, को बता सकते हैं? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर? What do we miss out when we enjoy leisure? ब्रेक हो गई ना हसन? ठीक है, ओके। wages exactly, wages obtained by doing work, exactly, wages। तो अगर हम काम नहीं कर रहे, तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि वी आर मिसिंग आउट समथिंग, वी आर मिसिंग आउट द वेज व्हिच यू ऑल आर बेसिकली। अगर आप अब एबल टू वर्क हैं, तो यू आर मिसिंग आउट द वेज यू कुड हैव अर्न्ड, ठीक है। जब भी वेज रेट बढ़ेगा, then this opportunity cost will rise. The more the wage rate, the more the opportunity cost of not working. सही है ना? उस वजह से लेबर विल स्टार्ट टू सब्स्टिट्यूट लेजर फॉर वर्क। आपके ध्यान में आएगा यार ये क्या सब काम कर रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं, मैं घर में बैठा हुआ आराम कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी काम करूंगा, और आप भी काम करेंगे। यू विल बी, या फॉर एग्जांपल अगर 4 घंटे काम करते दिन में, तो आप बोलेंगे मैं 1 घंटे और काम करूंगा, क्योंकि वो जो 1 घंटा मैं आराम करता था वो बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे, भी काम करना है, ठीक है, आपने काम किया, तो बेसिकली यू स्टार्ट टू सब्स्टिट्यूट लेजर फॉर वर्क, जिस वजह से वी कैन से द सप्लाई ऑफ लेबर विल राइज। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ सप्लाई ऑफ लेबर आपने समझाना है, तो वैसे समझाएंगे आप, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक और मसला है ना, एक और मसला, जब वेज रेट बढ़ता है, तो हमने कहा डिमांड फॉर लेजर भी बढ़ता है, क्योंकि अगर हम बेसिकली सोचें, अपने दिल से सच सच पूछें, तो ये लेजर आवर्स एक्चुअल में मिलते किसको हैं? हम लोग तो बेचारे बस बेड पे लेट के फोन ही यूज कर सकते हैं ना, ये लेजर आया हमारा, बहुत हुआ तो कभी चले गए बाहर कुछ खाने पीने, ठीक है, वरना असल में जो लेजर है वो किसके लिए? वो अमीरों के लिए भाई, जो जो एक्चुअली ऑब्टेन कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली बाय थिंग्स एंड सर्विसेज जो कि उनको लेजर दे रही हैं। तो व्हेनेवर वेजेस राइज, द डिमांड फॉर लेजर इंक्रीजेस, दुनिया भर में देखा गया। और अभी देखें ना, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री निकाल लें,
और आप देखेंगे यार ये जीडीपी जो बढ़ रहा है, वी कैन अज्यूम कि जीडीपी के बढ़ने से ओवरऑल वेज रेट बढ़ रहे हैं दुनिया भर में, लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, तो स्पेंडिंग और लेजर निकालने वो बहुत ड्रास्टिकली बढ़ी है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। स्पेंडिंग ऑन एंटरटेनमेंट हैज बीन इंक्रीज अ लॉट। ठीक हो गया? तो ये हमेशा होगा, और आप भी अपने साथ देखेगा इंशाल्लाह, जब भी आप पैसे कमाना शुरू करेंगे, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कमा रहे, तो आपको लगे यार आई डिजर्व टू रेस्ट। ठीक है ना, मतलब मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं आराम करूँ, कि मैंने काम भी किया। तो व्हेनेवर यू विल बी अर्निंग मोर, यू विल बी डिमांडिंग मोर लेजर। उस वजह से क्या होगा इवेंचुअली, if you're spending more time in leisure, then obviously the supply of labor should fall. ठीक है? And supply of labor fall होने का मतलब क्या है? This is the income effect. Because now this income is basically telling you कि आपने क्या करना है. The income effect. सही है ना? और we can say that leisure is a normal good ना. तो income बढ़ रही है, normal good की demand बढ़ती है. Obviously leisure is a normal good. अब होगा क्या भाई, हमने दो केसेस पढ़ लिए। वेज के बढ़ने से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़नी भी चाहिए, वेज के बढ़ने से सप्लाई ऑफ लेबर कम भी होनी चाहिए। सही है, बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट लाइन ऑफ रीजनिंग जो कि हमने डिस्कस की। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ रहे हैं और आप लिख भी सकते हैं इसको, कॉपी कर लिया करो। अगर तुमने क्लास सुनते हुए अपने नोट्स लिख लिए ना, तो आई थिंक उससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। खैर, तो सवाल यही है कि अगर अब दोनों चीजें हो रही है तो होगा क्या? वेज बढ़ने से इवेंचुअली क्या होगा, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी या कम होगी? तो वो उसका जवाब बेसिकली ये है कि डिपेंड्स कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। इसका जवाब बेसिकली ये है कि शुरू में क्योंकि हम कम वेजेस कमा रहे होते हैं, और वी कैन अज्यूम कि यहाँ पे जो लोग लाया करते हैं वो गरीब लोग हैं, तो उनको बेचारे वो जितना भी उनको वेज दें वो काम करने के लिए रेडी हैं। तो इनिशियली वी से सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग, दिस इज सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, तो जितना ज्यादा वेज मिलेगा यू विल बी विलिंग टू पुट इन मोर एंड मोर वर्क। ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन बिकॉज दिस इज ह्यूमन आर क्रिएटेड। ठीक है, हाउएवर देयर विल बी अ पॉइंट इन टाइम जब आप बोलेंगे यार कि सही है, मैं अब मुझे वेज रेट ही इतना हाई मिल रहा है। देखिए ये याद रखिए, वेज रेट है, दिस इज द वेज यू गेट पर आवर। ठीक है, एक घंटे पे आपको जो रेट मिल रहा है वो इतना ज्यादा हो गया है, तो नाउ यू हैव द एबिलिटी टू डिक्रीज वेज रेट। हमने डॉक्टर की एग्जांपल की थी इसमें, सर्जन फॉर एग्जांपल, बड़े बड़े सर्जन को अगर आप हिस्ट्री देखिए उनकी, दिन रात मेहनत की उन्होंने, 10 15 20 साल 25 साल, और अब उस पॉइंट पे आ गए कि वो 6 घंटे काम करके भी उतने पैसे कमा सकते हैं, उससे ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, वो दिन में एक सर्जरी करेंगे, हफ्ते में 2 सर्जरी करेंगे, एंड दे विल बी अर्निंग मोर देन वी कैन थिंक। तो उनकी जो वेजेस बढ़ने की वजह से इवेंचुअली द सप्लाई डिक्रीज्ड। सही है ना? तो यहाँ पे फर्क जो है वो यही है कि अब आप कौन सी वेज में लाया करते हैं, आर यू अर्निंग हाई और आर यू अर्निंग लो। तो अब यू अर्निंग मतलब इवेंचुअली व्हेन यू अर्निंग इंक्रीज टू अ पॉइंट जिस वक्त आपका इनकम इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सब्सिट्यूशन इफेक्ट शुरू में स्ट्रॉन्ग होता है, फिर उसके बाद इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा वो बाजी ले जाएगा, ये हमने बात की थी। सप्लाई ऑफ लेबर इज इनिशियली अपवर्ड स्लोपिंग, देन इट वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो दी बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर होगा, एंड दिस इज प्रीटी मच इट। बाकी सप्लाई ऑफ लेबर के जो वो थे फैक्टर्स तो बहुत ही अलग है, उनको एक बार देख लेना, समझ में आ जाएंगे जिस वजह से सप्लाई चेंज होती है। और ये हमने अभी तक किया है लेबर मार्केट में। ठीक हो गया, क्लियर? तो ओके लिख के भेजने, क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। विल बी स्टार्टिंग विल बी मूविंग अहेड विद द टॉपिक नेक्स्ट टुमारो इंशाल्लाह। एक ओके भेज दें फिर आप जा सकते हैं। कुछ पूछना हो तो प्लीज आप पूछ लेगा, अगर क्लास खत्म हो भी गई तो व्हाट्सएप पे पूछ लेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।